Welcome to Shortcut Children. Our today's chapter is the Vedic Age, chapter number 5 of our history book. Now इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। जैसे हमने पीछे पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वैसे ही यहाँ पर हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। अब वैदिक एज क्या है? लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ख़त्म हुई, यानी कि जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी ख़त्म हुई 1500 BCE की बात करें हम, तो उसके बाद एक नए कल्चर का जन्म हुआ। और ये जो नया पीरियड उसके बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, उसको कहा जाता है द वैदिक एज। इसको वैदिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान वेदास को कंपोज किया गया था, वेदास को लिखा गया था। और इस एज को वैदिक एज कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ एपिक्स भी लिखे गए थे, जिनके अंदर हम दो महान एपिक्स जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एपिक्स माने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रामायण एंड महाभारत। और इन दोनों किताबों से, यानी कि रामायण और महाभारत की बात करें, हम उस समय के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ वहाँ से जान सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं अभी हमारे टॉपिक पे। जो नया है टॉपिक हमारा द कमिंग ऑफ द आर्यंस। सबसे पहले यहाँ टॉपिक हम पढ़ेंगे कमिंग ऑफ द आर्यंस। The Vedic age was characterized by the coming of the Aryans. Some historians believe that the Aryans were cattle herders from Central Asia who had migrated to India looking for pastures. कुछ लोग मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन जो हमारे इतिहासकार हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो आर्यंस थे वो कैटल हर्डर्स थे, यानी कि वो कैटल्स यानी कि पशुओं के झुंड को चराने वाले थे, और वो सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे क्या करने के लिए? पेस्चर्स की खोज में, यानी कि चरागाह। पेस्चर्स को हिंदी में हम कहते हैं चरागाह, यानी कि ऐसे स्थान जहां पर पशु पक्षी चर सकें। तो पशुओं के चरने के जो स्थान थे वो ढूंढते हुए वो भारत में आ गए थे। द ग्रुप ऑफ आर्यंस हु सेटल्ड इन इंडिया आर नोन एज द इंडो आर्यंस। और ये जो आर्यंस का ग्रुप भारत में सेटल हुआ, इसको इंडो आर्यंस के नाम से जाना जाता है। जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे स्पोक संस्कृत एंड एंटर्ड इंडिया इन बैचेस, द अर्लीस्ट बीइंग अराउंड 1500 BC। और हमारे इतिहासकार मानते हैं कि वो संस्कृत भाषा बोलते थे, और वो भारत में जब आए तो लगभग 1500 BC की बात है जब वो भारत में एंटर हुए। Some historians believe that the Aryans were not foreigners but the descendants of the Harappan people, as there were some similarities in the religious practices of both these groups. अब अलग अलग इतिहासकार जो हैं, क्योंकि उस समय के बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास लिखित किताबें हैं उनके द्वारा हम उसके बारे में जान सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम एकदम प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ। तो हम सिर्फ जो उस समय के हमें अवशेष मिले हैं या जो भी किताबों में लिखा गया उसके आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो वैसे ही कुछ हिस्टोरियंस ने बताया कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, देवर कैटल हर्डर्स, और कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि वो फॉरेनर्स नहीं थे, कि वो भारत के ही लोग थे, और उनको डिसेंडेंट्स माना गया है हरप्पन पीपल का। हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको उनके ही मतलब कुल का माना गया है, उनके ही वंश का माना गया है, क्योंकि हरप्पन पीपल और आर्यंस, इनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, यानी कि इनके जो धार्मिक रीति रिवाज थे वो काफ़ी समान थे। इस आधार पर ऐसा माना गया है कि ये लोग हरप्पन पीपल के ही डिसेंडेंट्स थे। दो there is no clear theory on their origin, we know that the Aryans made a significant contribution to our culture. अब उनके ओरिजिन के बारे में कोई क्लियर थियरी तो है नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि उसके बारे में जो भी हमें प्राचीन जो ग्रंथों में लिखा गया है या जो प्राचीन हमें अवशेष मिले, हम उसके आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं, बट हम शॉर्ट कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो क्या था। तो उनके ओरिजिन के बारे में हमारे पास कोई क्लियर थियरी नहीं है। हम इतना जरूर जानते हैं कि आर्यंस ने हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ही ज़्यादा योगदान उन्होंने दिया है। दे इनिशियली सेटल्ड इन द सप्त सिंधु, वो जहाँ पर रुके आकर, जिस रीजन में वो सेटल हुए, उसको सप्त सिंधु रीजन कहा जाता है। सप्त सिंधु का मतलब द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का लैंड।
which included the eastern parts of present day Afghanistan, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब सप्त सिंधु में कौन कौन सी जगह आती हैं? आज का अफगानिस्तान पार्ट है, जो अफगानिस्तान देश है, जो वो कुछ पार्ट वहाँ के, देन पंजाब और कुछ पार्ट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के। लेटर दे स्प्रेड टू द अदर रीजन, फिर वो धीरे धीरे इन जगहों से आगे बढ़ते गए और दूसरी जगहों पर भी वो फैल गए। चलिए अब चलते हैं हम वेदास की तरफ। द वेदास, द संस्कृत वर्ड वेदा मीन्स विजडम और नॉलेज। वेदा जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है ज्ञान, विजडम या फिर इसको हम नॉलेज यानी कि ज्ञान हम कह सकते हैं। द वेदास आर द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज एंड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज। वेदास को सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है हिंदू रिलीजन का, और इसको वैदिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन का एक बेसिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स भी माना गया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट वेदास। देयर आर 4 वेदास। अब तक हमने 4 वेदास के बारे में पढ़ा है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इनका नाम है द ऋग्वेदा, द सामवेदा, द यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा। They were first composed verbally and transmitted orally from generation to generation. ये जो ग्रंथ थे, ये जो वेदास जो लिखे गए थे, ये प्राचीन समय में इनको लिखा नहीं गया था, ये सिर्फ ओरली, मतलब इनको सिर्फ बोला जाता था। आपने प्राचीन जो हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र रहते हैं, बहुत सारे शिष्य रहते हैं जो कि गुरु के आश्रम में रहते थे, और जो गुरु थे वो एक सिंहासन पर, एक जगह पर बैठकर अपने जो इस तरह के जो वेदास थे यानी कि जो श्लोक थे वो बोलते रहते थे, और जो बच्चे थे, जो छात्र थे, जो शिष्य थे, वो उन श्लोकों को उनके साथ साथ दोहराते रहते थे। और इसी प्रकार से यानी कि गुरु बोलकर बच्चों तक पहुंचाते थे और बच्चे जो है उसको सुनकर दोबारा से रिपीट करते थे। तो जनरेशन टू जनरेशन इसी तरीके से ये चलता रहा। लेटर दे वर रिटन इन संस्कृत, और आने वाले समय में उसको फिर संस्कृत भाषा में लिखा गया। द ब्राह्मणास, द अरण्यकास, द उपनिषद्स एंड द एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत वर ऑल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसी दौरान ये सब चीज़ें लिखी गई थी। ऑल दिस बुक्स आर कलेक्टिवली नोन एज वैदिक लिटरेचर। इन सब किताबों को हम एक साथ अगर बात करें तो इनको कहा जाता है वैदिक लिटरेचर। The Vedic age has been broadly divided into 2 phases, the early Vedic age and the later Vedic age. अब वैदिक एज को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला है अर्ली वैदिक एज और दूसरा है द लेटर वैदिक एज। अब हम पढ़ेंगे द अर्ली वैदिक एज के बारे में। मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज कम्स फ्रॉम द ऋग्वेदा। हमारी ज़्यादातर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वैदिक एज के बारे में वो हमें ऋग्वेदा से मिलती है, क्योंकि वो अर्ली पीरियड में लिखा गया था। सबसे पहले, सबसे प्राचीन हमारा ग्रंथ है ऋग्वेदा। देयरफॉर दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द ऋग्वेदिक पीरियड। इसी कारण से इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदा जो है वो सबसे प्राचीन वेदास है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स इन ऑनर ऑफ वेरियस हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब ऋग्वेदा के अंदर लिखा क्या गया है? इसके अंदर प्रेयर यानी कि प्रार्थनाओं का संग्रह किया गया है, जो कि हिंदू देवी देवताओं की सम्मान में, उनके ऑनर में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो इसमें लिखी गई हैं। इसके अंदर लगभग 1028 यानी कि 1028 संस्कृत हिम्स हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स और मंडलास। इसके अंदर लगभग 1028 संस्कृत के मंत्र लिखे गए हैं, संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं, जिनको लगभग 10 किताबों में बांटा गया है या फिर 10 मंडलास में। या तो हम उसको किताब कह सकते हैं 10 या फिर 10 मंडलास के अंदर। ये जो मंत्र हैं दे आर मेंट टू बी रिसाइटेड एट सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। और ये जो मंत्र जो हैं इनको जब बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी या फिर जब जो धार्मिक जो वो होते थे उनके क्या कहा जाता है, यज्ञ वगैरह होते थे, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स यानी कि जहाँ पर यज्ञ होते थे, उस समय पे इन
मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे उस समय के लोगों की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर ऑर्गेनाइज्ड इन ट्राइब्स। उस समय के लोग जो थे वो ट्राइब्स के अंदर बांटे हुए थे। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज द फैमिली, और सबसे बेसिक यूनिट तो फैमिली ही थी उस समय भी। नंबर ऑफ फैमिलीज जो थी, बहुत सारी फैमिलीज मिलकर विलेज बनाती थी या फिर ग्राम बनाती थी, और हर एक विलेज जो होती थी उसका एक हेड होता था जिसको हम कहते थे ग्रामाणी, या फिर एक और शब्द आपकी किताब में दिया गया है, इन दोनों में से कोई भी नाम आप याद कर सकते हैं। तो एक जैसे कि फैमिली जो होती थी वो बेसिक यूनिट होती थी जैसे आज भी है, उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज मिलके विलेजेस बनाती थी और एक विलेज का हेड होता था जिसको हम ग्रामाणी भी कहते थे। A large number of villages formed a clan, और बहुत सारी विलेजेस, बहुत सारे गांव मिलकर बनाते थे क्लैन। Several clans made the जना और ट्राइब, और बहुत सारे क्लैंस मिलकर जना या फिर ट्राइब्स बनाते थे। The head of the tribe was the राजन, जो ट्राइब का हेड होता था उसको राजन कहा जाता था। His post was hereditary, but he was also elected on several occasions by a tribal assembly called the Samita. I think there is a bit the word is not clear here, so whatever it is please pronounce it correctly. I can't see it properly. so जो हेड होता था ट्राइब का उसको राजन कहते थे, और उसकी जो पोस्ट होती थी वो हेरेडिटरी रहती थी, यानी कि उसको मतलब वंश, जैसे कि फादर के बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ऐसा ही होता था। लेकिन कभी कभी उनको इलेक्ट भी किया जाता था ओकेजन्स के दौरान, कोई भी जैसे सेरेमनी है उस दौरान ट्राइबल असेंबली के द्वारा उसको अपॉइंट भी किया जाता था, जिसको हम कहते थे समिता। द किंग प्रोटेक्टेड हिज ट्राइब फ्रॉम एनिमीज, जो राजा होता था वो अपनी ट्राइब को दुश्मनों से बचाता था। ही वॉज असिस्टेड बाय ट्राइबल असेंबलीज सच एज द सभा, द समिति एंड द विदाथा, और उसकी जो राजा जो होता था उसको असिस्ट करना, यानी कि उसको सपोर्ट करना, या फिर उसको जो आइडियाज़ वगैरह दिए जाते हैं, जैसे उसका मंत्रिमंडल जो होता है जहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, तो वहाँ पर जो वो लोग थे वो थे सभा, समिति और विदाथा। बोथ मैन एंड वुमेन वर मेंबर्स ऑफ दीज असेंबलीज। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही उस असेंबली की मेंबर्स होती थी। The day-to-day administration was conducted by a number of officials, और हर रोज का जो काम होता था वो लगभग जो दिनचर्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, जो ऑफिशियल वर्क होता है वो सारा बहुत सारे ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिसर्स होते हैं। जैसे आज भी हम लोग जानते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग अफसरों की नियुक्ति की जाती है ताकि वो अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में ध्यान रखें और काम करते रहें। तो वैसे ही उस समय भी ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे। द पुरोहित, जिसको हम प्रीस्ट कहते हैं, परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज एंड एडवाइज द किंग ऑन रिलीजियस मैटर्स। जो पुरोहित होते थे, जिनको हम पुरोहित जी या फिर प्रीस्ट यानी कि जो पंडित जी होते हैं, जो राज पुरोहित जिसको हम कहते हैं, वो जो होते थे वो राजा को रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करते, यानी कि धार्मिक जो भी सेरेमनीज होती हैं उसमें वो भाग लेते थे, और राजा को वो धार्मिक मुद्दों के ऊपर विचार भी, अपने एडवाइस भी देते थे। द सेनानी, जिसको हम कमांडर इन चीफ कहते हैं, लेड द फोर्सेस ड्यूरिंग द वॉर। सेनानी जिसको हम कमांडर कहते हैं, यानी कि सेनापति जो है वो जो थे वो युद्ध के समय अपनी आर्मी को लीड करते थे। द किंग रिसीव्ड वॉलंटरी ऑफरिंग्स कॉल्ड बाली फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। राजा जो था उसको वॉलंटरी ऑफरिंग्स यानी कि प्रजा की तरफ से, यानी कि जो पब्लिक है उनकी तरफ से गिफ्ट्स दिए जाते थे, यानी कि भले वो पैसा हो, भले वो कोई किसी और चीज़ के रूप में हो, उसको हम बाली कहते थे, जो उसको सब्जेक्ट्स देते थे। सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर प्रजा की बात की जा रही है। आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। इनिशियली द अर्ली वैदिक पीपल वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्राचीन वैदिक लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी कि जगह जगह भटकते रहते थे। लेटर दे बिगेन टू लीड ए पेस्टोरल लाइफ। दे रियर्ड एनिमल्स सच एज काउज, गोट्स, शीप्स एंड बफेलोज। द काउ वॉज कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल एंड वॉज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ वेल्थ। फिर धीरे धीरे वो लोग अपना जो जीवन था उन्होंने एक जगह पर सेटल होकर बिताना शुरू किया। उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ,
और इसके अंदर जो गाय थी उसको बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही कीमती माना जाता था और उसको बहुत ही ज़्यादा, जिसके पास भी गाय होती थी उसको बहुत ज़्यादा धनवान समझा जाता था। द किंग्स गिफ्टेड काउज टू प्रीस्ट्स, जो राजा थे वो पुरोहितों को, पुजारियों को गिफ्ट के रूप में काउज देते थे। द अर्ली वैदिक पीपल प्रैक्टिस सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड बिल्ड सेटलमेंट्स नियर द एरियाज ऑफ कल्टीवेशन। अर्ली वैदिक पीपल जो थे वो एक जगह पर रहने लगे, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, फिर उन्होंने आजू बाजू के एरिया में जहाँ पर वो कल्टीवेशन करते थे यानी कि खेती करते थे उसी के आजू बाजू वाली जगहों पर ही रहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उनका एक जगह पर बसना शुरू हुआ। द प्लो विच वॉज पॉसिबली मेड ऑफ वुड इज मैंशनड इन द ऋग्वेदा। उस समय जो प्लो की बात की जा रही है, प्लो जिससे आप जानते हैं कि खेती के लिए ज़मीन को तैयार किया जाता है, जो प्लो था वो उस समय लकड़ी का बना हुआ था, ऐसा बताया गया है ऋग्वेदा के अंदर। आजकल तो ये मेटल के आते हैं, लेकिन उस समय ये किसके बने होते थे? लकड़ी के। The early Vedic farmers knew about the different seasons and their effect on agriculture. उस समय के जो हमारे किसान बंधु थे, किसान भाई थे, वो लोग मौसम और उसके खेती पे पड़ने वाले प्रभावों को बहुत ही अच्छे से जानते थे। The Rig Veda mentions different artisans and craftspeople such as chariot maker, weavers, leather workers and potters. ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के कारीगरों के बारे में भी लिखा गया है, बताया गया है, जैसे कि चैरियट मेकर जो कि रथ बनाते हैं। उस समय रथों पे चलते थे हमारे राजा महाराजा, तो रथ बनाए जाते थे। वीवर्स यानी कि बुनकर जो बुनाई का काम करते हैं। फिर लेदर वर्कर्स भी थे उस समय, और पॉटर्स यानी कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो इस तरह के काफ़ी कारीगर उस समय थे, इसका भी ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। A high level of metal work had developed towards the end of the early Vedic age. और एक मेटल वर्क की बात करें वो भी बहुत डेवलप हुआ था अर्ली वैदिक एज के दौरान, यानी कि मेटल से बनाई जाने वाली चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी वहाँ पर। कैटल वर यूज फॉर बार्टर एंड एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। कैटल का उपयोग किया जाता है, यानी कि गाय भैंसे पशु पक्षियों का उपयोग किया जाता था बार्टर सिस्टम के तौर पे। बार्टर मतलब होता है बार्टर सिस्टम, इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे पहले। जब प्राचीन समय में जब पैसा नहीं था, व्हेन देयर वाज नो करेंसी, उस समय बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? चीज़ों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो चीज़ मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, तो वो अपनी चीज़ मुझे देगा थोड़ी, और मेरे से ज़रूरत के अनुसार अपनी मेरी चीज़ ले लेगा, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान होता था, एक्सचेंज होता था। तो वो सिस्टम था उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित। द वैदिक आर्यंस इंट्रोड्यूस द लार्ज स्केल यूज़ ऑफ फोर्सेज इन इंडिया। वैदिक आर्यंस ने ही भारत के अंदर फोर्सेज का यूज़ शुरू किया था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सोशल लाइफ के बारे में। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज वॉज द फैमिली। तो फैमिली जो थी वो सबसे छोटी यूनिट मानी जाती थी उस समय। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वॉज कॉल्ड द गृहपति। जो पिताजी होते थे, फादर जो होते थे, वो घर के प्रमुख होते थे, मुखिया होते थे, उनको गृहपति कहा जाता था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। सोसाइटी जो थी वो 4 कास्ट में डिवाइड की गई थी, जिनको हम 4 वर्ण भी कहते हैं। और ये डिसाइड कैसे किया जाता था कि कौन कौन से कास्ट का है, कौन से वर्ण का है? दैट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, यानी कि वो किस काम को करते हैं, उनके काम के आधार पे, उनके पेशे के आधार पे, प्रोफेशन के आधार पे उनको बांटा जाता था। जैसे कि पहला जो था, मेन कास्ट जो थी वो थी ब्राह्मण्स। ब्राह्मणास वो थे यानी कि प्रीस्टली क्लास, जो कि प्रीस्ट पुजारी जो लोग होते हैं। दूसरे थे क्षत्रियास, जो कि वॉरियर क्लास माना जाता है, लड़ाई करने वाले यानी कि योद्धा। तीसरा था वैश्यास। वैश्यस कौन थे? वैश्यस थे एग्रीकल्चरिस्ट एंड ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारी और किसान। और चौथे जो थे वो थे शूद्रास। शूद्रास मतलब मीनियल क्लास। मीनियल क्लास यहाँ पर मतलब शूद्रास, जो एकदम नीची जात होती है, जो कि दास कह सकते हैं आप लोग, यानी कि सेवक, गुलाम। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज द डिवीजन बिटवीन द कास्ट वर नॉट रिजिड। उस समय जो डिवीजन जो की गई थी वो प्रॉपर वैसे नहीं थी। वुमेन एंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी। औरतें जो थी उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, यानी कि दे हैड रिस्पेक्टेबल पोजीशंस इन द सोसाइटी।
दे हैड द फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड, उनके पास आज़ादी होती थी कि वो अपने हस्बैंड का खुद चुनाव कर सकें। दे हैड द फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड्स, दे टुक पार्ट इन पब्लिक मीटिंग्स, वो पब्लिक मीटिंग्स के अंदर भी भाग लेती थी। सम वुमेन स्कॉलर्स आर बिलीव टू हैव कंपोज सम ऑफ द ऋग्वेदिक हिम्स, कुछ महिला स्कॉलर्स यानी कि महिला विद्वानों की बात की जाए, कुछ ऐसी वुमेन भी थी जिन्होंने ऋग्वेदा के अंदर कुछ मंत्र भी लिखे हैं। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज एंड विडोज वर अलाउड टू रीमैरी, उस समय चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह नहीं होता था और विडो रीमैरिज अलाउड था, यानी कि अगर किसी के पति की मौत हो जाए तो वो दोबारा शादी कर सकती थी। तो ये थी हमारे उस समय के सोशल लाइफ के बारे में कुछ अच्छी जानकारी। अब चलते हैं हम वहाँ के फूड एंड ड्रिंक्स की बात करते हैं कि वो खाना पीना किस प्रकार का खाते थे वो लोग। द आर्यंस आर सिंपल ate simple food like milk, barley, cereals, grains, ghee, fruits, vegetables and different varieties of meat. They were also fond of intoxicating drinks like soma and sura. Soma, a sacred drink extracted from a plant, was consumed during religious ceremonies. अब ये इस तरह के लोग खाना उस समय खाते थे, जो आजकल हम बात करें अगर हम अपनी कि जो हमारे यहाँ पर वेजिटेरियन लोग खाते हैं उसी प्रकार का खाना वो खाते थे। और वो कुछ ड्रिंक्स भी पीते थे जिनमें सोमा या सूरा का नाम दिया गया। सोमा क्या है? सोमा एक ऐसा ड्रिंक है, सेक्रेड ड्रिंक माना जाता है, पवित्र ड्रिंक माना जाता है, जो कि रिलीजियस सेरेमनीज के दौरान पिया जाता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम शिवरात्रि आती है तो उस समय हमको भांग के रूप में, प्रसाद के रूप में दी जाती है, उसी प्रकार का ये भी एक सेक्रेड ड्रिंक माना जाता था। आगे हमारा रिलीजन। अब ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज द पीपल वर्शिप नेचर गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज इंद्र द गॉड ऑफ थंडर, वायु द विंड गॉड, सूर्य द सन गॉड, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वरुणा द गॉड ऑफ वाटर, पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ, सोमा द गॉड ऑफ प्लांट्स, उषा द गॉडेस ऑफ डॉन एंड यमा द गॉड ऑफ डेथ। तो उस समय नेचर की भी पूजा की जाती थी और देवी देवताओं की भी पूजा होती थी, जिनका मैंने भी नाम लिया। प्रेयर्स वर रिसाइटेड इन प्रेज ऑफ द गॉड्स फॉर गुड हेल्थ, सन्स एंड कैटल। प्रार्थनाएं की जाती थी भगवान देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए लोग प्रार्थनाएं करते थे, पुत्र प्राप्ति के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी, अपने पशुओं के लिए भी वो प्रार्थना करते थे। देयर वर नो टेम्पल्स और आइडल्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस समय मंदिर नहीं होते थे और आइडल्स, मूर्तियाँ भी नहीं होती थी। गॉड्स वर वर्शिप्ड बाय चांटिंग हिम्स एंड मेकिंग ऑफरिंग्स ऑफ कैटल, ग्रेन्स, मिल्क, घी एंड सोमा। उस समय जब मंदिर नहीं थे और ना ही मूर्तियाँ थी तो भगवान का जो पूजा की जाती थी, जो उनकी वर्शिप की जाती थी, वो कैसे की जाती थी? वो की जाती थी मंत्र उच्चारण कर कर। ये जो लोग थे वो मंत्र उच्चारण करते थे भगवान के नाम से, वो चढ़ावा चढ़ाते थे। यानी कि चढ़ावा चढ़ाने का मतलब जैसे कि ग्रेन्स हो गया, कैटल हो गया, मिल्क, घी, ऐसी चीज़ों को वो चढ़ाते थे, भगवान को अर्पण करते थे, उनके नाम पे दान देते थे। यज्ञास, जिनको हम सेक्रीफाइस भी कहते हैं, यज्ञास वर परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मणास एंड द एंटायर फैमिली टुक पार्ट इन देम। यज्ञ जो होते थे वो परफॉर्म किए जाते थे ब्राह्मणों के द्वारा और इसमें पूरी फैमिली पार्ट लेती थी। अब आगे है हमारे कुछ और टॉपिक्स जो हम अपनी अगली क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। Till then, children, we are continuing our chapter, so we'll start from where we left in our last video, recreation. The topic is recreation. The Aryans were fond of chariot racing, horse racing and hunting. They also knew the game of dice. They liked music and dance. So the Aryans, they were fond of रेसिंग ऑल्सो, यानी कि हॉर्स रेसिंग करते थे, वो हंटिंग के शौकीन थे, और चैरियट रेसिंग यानी कि रथ के अंदर भी वो लोग रेस, मतलब रथ रेस में भी वो काफ़ी एक्सपर्ट थे, वो उनको पसंदीदा खेल थे वो भी उनके। इसके अलावा उनको डाइस का खेल भी पसंद था, इसके अलावा म्यूज़िक और डांस भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स की बात करें, बोथ मैन एंड वुमेन वोर वन गारमेंट। जो पुरुष और महिलाएँ थे वो वन गारमेंट पहनते थे, दैट वाज रैप्ड अराउंड द शोल्डर एंड अनदर गारमेंट अराउंड द वेस्ट। एक गारमेंट उनके जो शोल्डर की तरफ उसको रैप्ड रहता था, यानी कि शोल्डर को रैप किया जाता था, और दूसरा उनके वेस्ट से नीचे के पार्ट को मतलब कवर करके रखता था। पीपल ऑल्सो वोर ईयरिंग्स, नेकलेसेस, आर्मलेट्स एंड बैंगल्स। जो लोग थे वो कानों में ईयरिंग्स पहनते थे, गले में नेकलेसेस पहनते थे, और आर्मलेट्स, आर्म्स के ऊपर भी पहनते थे, और बैंगल्स भी, इस तरह के ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे।
अब केस स्टडी करते हैं हम लोग इनामगांव की। इनामगांव, एक मिनट बताइए। इनामगांव गांव है जो कि मतलब ज़मीन को खोद कर निकाला गया, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो हमें मिले थे अवशेष, वैसे ही ये भी अवशेष इस गांव के मिले हैं हमको। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, इसके नज़दीक से नज़दीक शहर है वो है पुणे। इट इज़ अ हिस्टोरिकल साइट लोकेटेड द बैंक्स ऑफ द रिवर घोड़, ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर भीमा। भीमा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है रिवर घोड़, उसके किनारे पे बसा हुआ है। पीपल लिव्ड एट दिस साइट बिटवीन 1700 BC एंड 600 BC, यानी कि लोग यहाँ पर काफ़ी पुराने समय में रहते थे। द इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन वॉज बेस्ड लार्जली ऑन फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग, यानी कि ये जो प्रदेश था ये ज़्यादातर खेतीबाड़ी और कैटल रेयरिंग के लिए फेमस था। यहाँ पर राइस, बीन्स, ग्राम, व्हीट, लेंटिल्स एंड बाड़े, ये सब चीज़ें उगाई जाती थी। द पोट्री फाउंड वॉज रेड इन कलर विद ब्लैक डिज़ाइंस। यहाँ पर जो पोट्री की जाती थी, यानी कि जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, मटके वगैरह या बर्तन, उनके ऊपर ब्लैक कलर का डिज़ाइन रखा जाता था। अ नंबर ऑफ स्टोन टूल्स एंड ब्लेड टूल्स वर ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम द साइट्स। यहाँ से बहुत सारे स्टोन टूल्स और ब्लेड टूल्स भी पाए गए हैं। अ फ्यू टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ कॉपर हैव बीन फाउंड। कॉपर से बने हुए टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी यहाँ से मिले हैं। लेटर पीपल ऑल्सो स्टार्टेड वेयरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और आने वाले समय में लोगों ने गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी पहनने शुरू कर दिए थे इस जगह पर। The houses were all rectangular in shape except for an isolated case of a round hut and 3-pit dwellings। अब यहाँ पर जो घर थे ज़्यादातर वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, सिर्फ एक आइसोलेटेड केस के रूप में, यानी कि फॉर एन आइसोलेटेड केस ऑफ अ राउंड हट। एक केस यहाँ पर मिला है इस प्रकार का, मतलब जहाँ पर राउंड हट, जैसे आप जानते हैं ना गोल हट होती है जिसको ऊपर से गुंबद के शेप में दिया जाता है आकार, और 3-pit dwellings, और 3-pit dwelling यानी 3 गड्ढे, जहाँ पर जो गड्ढे जो रहने के लिए बनाए जाते थे, इस तरह के घर भी वहाँ पर देखने को मिले हैं। यानी कि हट होती थी और 3-pit dwelling यानी कि 3 गड्ढों वाली रहने की जगह, यानी कि ज़मीन के अंदर बोल सकते हैं। हाउसेज वर मोस्टली मेड ऑफ मड एंड थैच्ड विद ग्रास। घर जो थे ज़्यादातर मड से बनते थे और थैच्ड ग्रास, जो घास फूस रहती है, जिससे आप जानते हैं कि गाँव में छतें वगैरह बनाई जाती हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर ग्रेन्स वर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी थी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। इनाम गांव वॉज वेल नोन फॉर इट्स एंशिएंट बरियल्स और ग्रेव्स। ये जो गांव है ये अपने प्राचीन ग्रेव्स यानी कि शमशान वगैरह के लिए भी फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो बरियल साइट भी इसको माना जाता है। वेसल्स कंटेनिंग फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद इन द ग्रेव। यहाँ पर जो ग्रेव्स थी उनके अंदर वेसल्स, बर्तन रखे जाते थे जिनके अंदर पानी और खाना रखा जाता था। द कल्चर विटनेस्ड अ डिक्लाइन फ्रॉम अबाउट 700 BC। ये कल्चर धीरे धीरे डिक्लाइन यानी कि धीरे धीरे ये नष्ट होने लगा 700 BC के दौरान। There was a slowdown in the farming activity and people started hunting and collecting plants and fruits। यहाँ पर फार्मिंग धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और लोग फिर से हंटिंग और प्लांट्स को कलेक्ट करना, फ्रूट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। द लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज वर रिप्लेस्ड बाय स्मॉल राउंड हट्स। जो बड़े बड़े रेक्टेंगुलर हाउसेज थे उनको धीरे धीरे उनकी जगह ले ली छोटी छोटी हट्स ने। ऑल दिस सजेस्टेड दैट दे वर बिकमिंग पुअरर एंड देयर लिविंग कंडीशंस वर नॉट द सेम। इस चीज़ से हमको पता लगता है कि ये जो गांव था, यहाँ के जो लोग थे, वो डेवलपमेंट से किस प्रकार से धीरे धीरे पीछे, यानी कि उनका जो जीवन था एक डिक्लाइनिंग एज उनके लिए शुरू हो गया था, पॉवर्टी की तरफ धकेले जाने लगे। पुअर क्लाइमेटिक कंडीशंस, वाटर स्कैरसिटी और एपिडेमिक्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड एज पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन। अब इनके जो डिक्लाइन का जो कारण माना गया है वो माना गया है क्लाइमेटिक कंडीशंस को, यानी कि मौसम की वजह मानी गई है। दूसरा पानी की कमी, और तीसरा यहाँ पर एपिडेमिक बीमारियाँ, जैसे कि हम अब कोविड-19 से लड़ रहे हैं। उसी तरीके उस समय भी इन सब चीज़ों को एक माना जाता है रीज़न जो इनको पीछे की तरफ धकेल रहा था।